नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अटल 24 न्यूज। याद करते ही रूह कांप जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों के सामने घूमता है मौत का मंजर। एक लापरवाही की भेंट चढ़े बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सहित हजारों लोग की मौत आज भी सवाल करती है कि आखिर हमारी मौत का जिम्मेदार कौन है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। आज इस घटना के मुख्य आरोपी वारेन एंडरसन भी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद भी इस त्रासदी के शिकार लोगों के परिवार का दर्द ना तो कम हुआ है और ना ही ऐसी उम्मीदें हैं कि आगे भी कम होगा। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्रोतों की अपनी अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है। फिर भी पहले आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 2259 थी। मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3787 की गैस से मरने वालों के रूप में पुष्टि की थी। अन्य अनुमान बताते हैं कि 8,000 लोगों की मौत तो 2 सप्ताहों के अंदर हो गई थी और लगभग अन्य 8,000 लोग तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मारे गए थे। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिसाव से करीब 5,58,125 सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने की संख्या लगभग 38,478 थी। 3,900 तो बुरी तरह प्रभावित हुए एवं पूरी तरह अपंगता के शिकार हो गए। भोपाल गैस त्रासदी को लगातार मानवीय समुदाय और उसके पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं में गिना जाता रहा। इसीलिए 1993 में भोपाल की इस त्रासदी पर बनाए गए भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को इस त्रासदी के पर्यावरण और मानव समुदाय पर होने वाले दीर्घकालिक प्रभावों को जानने का काम सौंपा गया था। आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। भोपाल गैस दुर्घटना से पहले भी एक घटना हुई थी। 1981 में फॉस्जीन गैस रिसाव हो गया था, जिसमें एक वर्कर की मौत हो गई थी। जनवरी 1982 में एक बार फिर फॉस्जीन गैस का रिसाव हुआ, जिसमें 24 वर्कर्स की हालत खराब हुई थी। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फरवरी 1982 में एक बार फिर रिसाव हुआ, लेकिन इस बार एएमआईसी का रिसाव हुआ था। उस घटना में 18 वर्कर्स प्रभावित हुए थे। उन वर्कर्स का क्या हुआ, अब तक पता नहीं चल पाया। अगस्त 1982 में एक केमिकल इंजीनियर लिक्विड एमआईसी के संपर्क में आने के कारण 30% जल गया था। उसी साल अक्टूबर में एक बार फिर एमआईसी का रिसाव हुआ। उस रिसाव को रोकने के लिए एक व्यक्ति बुरी तरह जल गया। उसके बाद साल 1983 और 1984 के दौरान कई बार फॉस्जीन, क्लोरीन, मोनोमेथिलमीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एमआईसी का रिसाव हुआ। इन रिसाव का मुख्य कारण दोषपूर्ण सिस्टम का होना था। दरअसल 1980 के शुरुआती सालों में कीटनाशक की मांग कम हो गई थी। इससे कंपनी ने सिस्टम के रखरखाव पर सही से ध्यान नहीं दिया। कंपनी ने एमआईसी का उत्पादन भी नहीं रोका और अप्रयुक्त एमआईसी का ढेर लगता गया। राजकुमार केसवानी नाम के पत्रकार ने 1982 से 1984 के बीच इस पर 4 आर्टिकल लिखे। हर आर्टिकल में यूसीआईएल प्लांट के खतरे से चेताया। नवंबर 1984 में प्लांट काफी घटिया स्थिति में था। प्लांट के ऊपर एक खास टैंक था।
टैंक का नाम E610 था, जिसमें MIC 42 टन थे, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से MIC का भंडार 40 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। टैंक की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया था और वह सुरक्षा के मानकों पर खड़ा नहीं उतरता था। 2 से 3 दिसंबर 1984 की खौफनाक रात, एक साइड पाइप से टैंक की 610 में पानी घुस गया। पानी घुसने के कारण टैंक के अंदर जोरदार रिएक्शन होने लगा, जो धीरे धीरे काबू से बाहर हो गया। स्थिति को भयावह बनाने के लिए पाइपलाइन भी जिम्मेदार थी, जिसमें जंग लग गई थी। जंग लगे आयरन के अंदर पहुंचने से टैंक का तापमान बढ़कर 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इससे टैंक के अंदर दबाव बढ़ता गया।